देखो, डीएनए की अर्धसंरचना प्रतिकृतिकरण के बारे में मैथ्यू मेसलसन तथा स्टाहल ने 1958 में सिद्ध करके बताया। इन्होंने प्रयोग करके बताया। और ये होती क्या है डीएनए की अर्धसंरचना प्रकृति? देखो, डीएनए की अर्धसंरचना प्रतिकृतिकरण का अर्थ है कि प्रतिकृति पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें से एक रज्जु यानी एक सूत्र पैतृक डीएनए का तथा दूसरा रज्जु अर्थात दूसरा सूत्र नवनिर्मित डीएनए का होता है। डीएनए की यह प्रकृति अर्धसंरक्षी प्रकृति या सेमी कंजर्वेटिव नेचर कहलाती है। सन 1958 में वैज्ञानिक मैथ्यू मेसलसन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल ने इकोलाई जीवाणु के डीएनए पर प्रयोग करके डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति को सिद्ध किया। देखो क्या होती है ये, अगर ये डीएनए है इस प्रकार तो उसमें ये तो जाएगा उसका पैतृक डीएनए यानी मूल डीएनए, और ये उसका अनुपूरक डीएनए अर्थात संतति डीएनए या नवनिर्मित डीएनए। तो इस प्रकार से एक डीएनए पुराना एक डीएनए नया, इसी को कहते हैं डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति। अब हम इसको प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि मैथ्यू मेसलसन और स्टाहल ने क्या प्रयोग किया। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या लिया, इकोलाई जीवाणु लिया और उसका डीएनए था उसको एन जो नाइट्रोजन होता है भारी नाइट्रोजन N15 उससे क्या कर दिया, संवर्धित कराया। यानी ऐसे माध्यम में संवर्धित कराया जहां पर क्या लिया गया N95। तो ये क्या था, भारी नाइट्रोजन। अब भारी नाइट्रोजन था तो उससे ये जो जीवाणु थे उसके डीएनए को अलग किया और इस डीएनए को और फिर आगे संवर्धित कराया। तो प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त हुई वहां पर अब जो माध्यम लिया गया वो सामान्य नाइट्रोजन वाला लिया गया N14, और इस कारण अब यहाँ पे N15 भी था और N14 भी था, दोनों ही था। देखो इस वाले में केवल और केवल यहाँ पर N15 है और इस वाले में जो संकरित डीएनए बनेगा प्रथम पीढ़ी में इसमें N15 और N14 दोनों होंगी संकरित डीएनए में, और इन्हीं की आगे जो संततियां होंगी पीढ़ी जो द्वितीय होगी द्वितीय पीढ़ी वहां पर संकरित डीएनए के साथ साथ N14 के जो डीएनए है वो भी प्राप्त होंगे। तो इसको हम थ्योरी के रूप में देखते हैं। देखो यहाँ पर N15 है वो भारी नाइट्रोजन है इसलिए हमने यहाँ पे इसको नाम दिया है भारी, और यहाँ पर जो संकरित डीएनए है उसमें N14 और N15 दोनों हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा संकरित। और भारी के साथ जो हल्का प्राप्त होगा तो वो ये प्रकार का होगा। अब भारी जो होता है वो अवक्षेप के रूप में तल में प्राप्त होता है तो यहाँ प्राप्त हुआ। संकरित डीएनए वो मध्य में प्राप्त होगा और हल्का और भारी तो हल्का ऊपर और भारी यहाँ पर बाद में नीचे की तरफ प्राप्त होगा। देखो तो मैथ्यू मेसलसन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल का प्रयोग, इन्होंने पहले तो भारी नाइट्रोजन के NH4Cl वाले माध्यम में इकोलाई का संवर्धन कराया और इस प्रकार इकोलाई के डीएनए में N15 अर्थात भारी नाइट्रोजन स्थापित किया ताकि प्रयोग वाले डीएनए की आसानी से अलग से पहचाना जा सके, यानी अलग से इसको पहचाना जा सके। वरना उसका जो मूल डीएनए है जो जीवाणु का डीएनए है वो और हमारा जो इस पे प्रयोग कर रहे हैं वो अलग अलग नजर आ सके, जिसकी पुष्टि NaCl के विलयन में अपकेंद्रण से प्राप्त N15 के भारी अवक्षेप से की गई। ये जो प्राप्त हुआ भारी अवक्षेप ये N15 का है जो कि तल में प्राप्त होगा, यानी कि भारी अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक, फिर बात करते हैं सेकंड स्टेप की। दूसरा यह है कि अब N15 वाले डीएनए को सामान्य N14 वाले NH4Cl के माध्यम में प्रतिकृतिकरण करवाया गया। तो 20 मिनट के बाद डीएनए की प्रतिकृति पूर्ण होने पर बनने वाला डीएनए अणु का विश्लेषण किया तो पता चला कि प्रथम पीढ़ी में संकरित डीएनए का निर्माण हुआ जिसमें एक रज्जु पुराना था तथा दूसरा रज्जुक नया प्राप्त हुआ, अर्थात संकरित डीएनए में N15 और N14 दोनों उपस्थित थे, जिसकी पुष्टि सीजियम क्लोराइड CaCl के विलयन में अपकेंद्रण से प्राप्त संकरित अवक्षेप N14 और N15 से की गई। तो देखो पहले तो था भारी अवक्षेप और अब क्या हुआ, अब इसमें
जो माध्यम लिया वो N14 वाला सामान्य माध्यम, तो पहले से N15 तो था ही, साथ में N14 भी स्थापित हो गया। तो N14 N15 दोनों हैं और इस प्रकार का डीएनए संकरित डीएनए, और इसका अवक्षेप कहाँ प्राप्त हुआ? मध्य में प्राप्त हुआ। यानी अगर प्रश्नावली में अवक्षेप बनता है तो आपने देखा होगा कुछ अवक्षेप बिल्कुल तल में, कुछ बीच में और कुछ ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ प्राप्त हुआ? मध्य में। अब बात करते हैं इसकी तीसरे स्टेप की। यहाँ पर क्या होगा? संकरित डीएनए, ये जो डीएनए है इसके अलावा नया जो डीएनए है, इसे हल्का डीएनए भी कहेंगे, तो ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के अवक्षेप है, एक है हल्का वाला, एक भारी वाला। तो देखते हैं इसका थ्योरी क्या है। अब 40 मिनट बाद द्वितीय पीढ़ी का विश्लेषण किया तो पता चला कि अब संकरित डीएनए तथा हल्का डीएनए अर्थात नया डीएनए रज्जुक समान मात्रा में प्राप्त हुआ। इस संकरित डीएनए में एक रज्जुक N15 वाला तथा एक रज्जुक N14 वाला होता है, अर्थात पैतृक डीएनए और संतति डीएनए रज्जुक साथ साथ होते हैं। ठीक, तो जिसकी पुष्टि अपकेंद्रण से प्राप्त समान मात्रा में हल्के तथा भारी अवक्षेप से की गई। तो ये था हमारा क्या? डीएनए का प्रतिकृतिकरण की प्रकृति। तो देखो निष्कर्ष क्या निकला। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि डीएनए प्रतिकृतिकरण के बाद बनने वाला डीएनए अणु, इसमें एक रज्जुक पुराना अर्थात पैतृक डीएनए तथा दूसरा रज्जुक नया अर्थात नवनिर्मित डीएनए होता है। इसे ही डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति या सेमी कंजर्वेटिव नेचर कहते हैं। बाद में क्या हुआ? बाद में प्रयोग और किया गया। बाद में सन 1958 में वैज्ञानिक टेलर तथा उसके सहयोगियों ने विसिया फावा, एक बीन होती है विसिया बीन जो कि फली होती है, इस पर नवनिर्मित अर्थात संतति डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव थायमिडिन का प्रयोग किया और डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति को सिद्ध किया। डीएनए की प्रतिकृति होती है, यह सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक ने बताया, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति की प्रकृति अर्धसंरक्षी प्रकृति होती है, यह मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टाल ने सन 1958 में सिद्ध किया। और उसके बाद जो सिद्ध किया वो किया टेलर तथा उसके सहयोगियों ने। तो ये था हमारा डीएनए की प्रतिकृतिकरण की प्रकृति अर्थात अर्धसंरक्षी प्रकृति। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और डीएनए की प्रतिकृति के बारे में आपको जानकारी क्लियर हुई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।